जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा, ये जो भारत की खोज है, भारत की खोज जो आपके पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक है, इसमें दूसरा अध्याय जो हम कर चुके हैं, तलाश। इसमें से अंत में जो रहता था, एक गद्यांश रहता है, ठीक है, तो उसका अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद फिर इसमें जो प्रश्नोत्तरी है वो करेंगे। तो अंत में यहाँ से चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति ने तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति में लगातार अभाव और सुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था। पर बात की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। प्रवृत्ति क्या होती है? विचारधारा। और विकृत जो शब्द आया, विकृत का मतलब क्या होता है? जो जिसका स्वरूप बिगड़ा हुआ होता है उसको विकृत बोलते हैं। और प्रबल का मतलब जो पक्की होती है। प्रबल क्या होती है? पक्की, मजबूत। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रसाद एक प्रकार की नम्रता और बलमन बलमनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। नम्रता क्या होती है? नम्र स्वभाव होता है जो। और बलमनसाहत यानी कि भलाई करने का जो भाव होता है, भलाई करने का करने वाले भाव को क्या कहते हैं? बलमनसाहत बोलते हैं। ठीक है। और दुर्भाग्य दुरुपसर्ग है, भाग्य इसमें मूल शब्द है। ठीक है, ये जो अंश था ये आपका समाप्त हो गया। उन्हें लौटते हैं जो आपका प्रथम अंश है। प्रथम अंश से जो मैंने जो इसमें से परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करेंगे। ठीक है, जो मैंने इसमें से निकाले हैं तो उन्हीं पर परिचर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम करेंगे तलाश से। तलाश से जो पहला प्रश्न बनेगा तलाश में, वो क्या बनेगा? भारत की अमरता को देखकर नेहरू जी के मन में क्या विचार पैदा होते थे? भारत की अमरता को देखकर नेहरू जी के मन में यही विचार पैदा होते थे कि आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था और उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? किसने? भारत ने। भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने पर भी आज उसके पास ऐसा क्या बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक संसार से उसका तालमेल किस रूप में आज बैठता है? ये इसका जवाब बन जाएगा। फिर जो दूसरा प्रश्न बनेगा, नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से क्यों देखना चाहते थे? नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से इसलिए देखना चाहते थे क्योंकि नेहरू जी अतीत के क्योंकि वे अतीत के पसंद और नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन करना चाहते थे। क्योंकि नेहरू जी क्या करना चाहते थे? अतीत के बारे में भी जानना चाहते थे, अतीत के पसंद और नापसंद दोनों पक्षों को के बारे में नेहरू जी जानना चाहते थे। ठीक है, इसलिए भारत को वो एक आलोचक की दृष्टि में देखना चाहते थे। आगे है सिंधु घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो के एक नगर की क्या विशेषता रही होगी? सिंधु घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो के नगर की एक विशेषता यह रही होगी कि 5000 साल पहले निर्मित होने पर भी यहाँ की सभ्यता पूरी तरह से विकसित थी और यही आधुनिक सभ्यता का आधार भी थी। और यहाँ की संस्कृति व सभ्यता निरंतर परिवर्तनशील
और विकासमान रही होगी। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया एवं भूमध्य सागर के लोगों से यहाँ के लोगों का निकट संबंध होने पर भी इस संस्कृति व सभ्यता को कोई आज तक भी इसको तहस नहस नहीं कर पाया, इसको आज तक कोई भी हिला नहीं पाया। आगे चलिएगा। नेहरू जी ने विदेशियों द्वारा रचित भारतीय साहित्य का अध्ययन क्यों करना चाहा? नेहरू जी ने विदेशियों द्वारा रचित भारतीय साहित्य का अध्ययन इसीलिए करना चाहा क्योंकि नेहरू जी चाहते थे कि भारत की विशेषताओं के संदर्भ में वो बारीकी से जानकारी प्राप्त करे, बारीकी से उसका अध्ययन कर सके। ठीक है, आगे चलिए। नेहरू जी कश्मीर की ओर अधिक आकर्षित क्यों होते थे? नेहरू जी कश्मीर की ओर आकर्षित इसलिए होते थे क्योंकि नेहरू जी के जो पूर्वज थे, नेहरू जी के पूर्वज कश्मीर के रहने वाले थे और उनके नेहरू जी का जो जीवन है, नेहरू जी का जीवन भी काफी जीवन कश्मीर में ही व्यतीत हुआ, यानी कि नेहरू जी ने अपना काफी जीवन कश्मीर की वादियों में ही व्यतीत किया, इसलिए नेहरू जी कश्मीर की ओर अधिक आकर्षित होते थे। आगे चलिए। हिमालय के हृदय से कौन कौन सी मुख्य नदियां निकलती हैं? हिमालय पर्वत के हृदय से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा आदि प्रमुख नदियां निकलती हैं। दोबारा सुन लीजिएगा। हिमालय के हृदय से कौन कौन सी मुख्य नदियां निकलती है? हिमालय पर्वत के हृदय से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा आदि प्रमुख नदियां निकलती हैं। आगे चलिए। सातवां, सिंधु नदी की क्या विशेषता है? सिंधु नदी की क्या विशेषता है? सिंधु नदी की यही विशेषता है कि सिंधु नदी को इंडस भी कहा जाता है और यह हिमालय पर्वत से निकलती है और भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान भी इसी नदी के नाम से पड़ा है। आगे चलिएगा। कौन कौन से स्थान के किले व मूर्तियां भारत की प्राचीन सभ्यता का सुंदर चित्र चित्र खींचती है? जो भारत की प्राचीन सभ्यता का सुंदर चित्र खींचने वाले जो स्थान व किले हैं वो देख लीजिएगा। अजंता, एलोरा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं व दिल्ली व आगरा की इमारतों का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत का सुंदर चित्र खींचते हैं, ये सभी मिलकर। ठीक है, आगे चलिएगा। विशाल पर्व कुंभ स्नान पर्व के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे? अब देखिए, कुंभ का जो स्नान है, कुंभ स्नान, ये अब की बार कुंभ का स्नान कहाँ पर था, कहाँ हुआ था, कहाँ इसका आयोजन हुआ था? हरिद्वार में, हरिद्वार में। और ये हर 4 वर्ष के बाद इसका पुनः होता है। कई बार बोलते नहीं है कौन सा कुंभ का नाम कौन सा कुंभ का स्नान हो गया जो 12 साल बाद आएगा, यानी कि ये 4 जगह इसका प्रयोग होता है, ये स्नान होता है, ये 4 जगह। ठीक है, और उन 4 जगह में से जैसे क्या नाम है, इलाहाबाद हो गया और हरिद्वार हो गया, अब की बार हरिद्वार में था। और 27 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी और अभी 27 अप्रैल 2021 को इस आयोजन की समाप्ति हुई है। ठीक है, तीसरा जो शाही स्नान था, अंतिम जो शाही स्नान था, अंतिम शाही स्नान था 27 अप्रैल का, और दूसरा शाही स्नान था क्या नाम है, अप्रैल के महीने में दूसरा शाही स्नान था 13 अप्रैल का, और पहला शाही स्नान था इसका अप्रैल के महीने की बात है, वो थे क्या नाम है 10 अप्रैल का। और वैसे इसकी जो शुरुआत हुई थी 27 फरवरी से शुरुआत हुई थी। अब इस शाही स्नान के संदर्भ में नेहरू जी के क्या विचार थे? अब देखिए, अब विशाल पर कुंभ स्नान
पर्व को देखकर नेहरू जी को हैरानी होती थी कि इतने सालों से लगातार इस गंगा स्नान की जो महत्ता है, इसका जो महत्व है, वो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। नेहरू जी मानते थे कि भारत की अनगिनत पीढ़ियों का इस नदी के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव रहा है। हजारों वर्षों से उनके पुरखे गंगा स्नान के लिए भारत के कोनों से आते रहे हैं और आज वर्तमान में भी इसकी आस्था ज्यों के त्यों बनी हुई है। अनगिनत लोग दूर दराज के देशों से गंगा स्नान के लिए आते हैं। अब हाल ही में अगर देखें, अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी इसमें शाही स्नान के। एक साधु थे जो करीबन करीबन जो 16,000 या 17,000 किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार हरिद्वार में, विदेशी साधु थे वो, मुझे देश का नाम तो याद नहीं है, और हरिद्वार में वो शाही स्नान के लिए आए थे। अब आप देखते भी हो, जब भी अमावस होती है, पूर्णिमा होती है, तो क्या करने के लिए जाते हैं हम, यहाँ पे गंगा स्नान के लिए जाते हैं या यमुना स्नान के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और जो जब भी ये कुंभ का मेला शुरू होता है, इस कुंभ के मेले में क्या होता है, दूर दराज के जो भारत के प्रत्येक कोनों से जो ये है क्या नाम है सामान्य जनता है, वो भी स्नान के लिए जाती है। और ये भी क्या नाम है जो साधु संत है, साधु संत भी क्या कर लेते हैं, अपने अपने ये क्या बना लेते हैं, वो वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं हरिद्वार में, या जिस जगह ये जब भी कुंभ का मेला होता है। ठीक है, तो अब की बार जो कुंभ का मेला था वो कहाँ पर था, वो था हरिद्वार में। और विदेशों से विदेशों के भी जो साधु संत थे या सामान्य जो आदमी थे, जो सामान्य जनता थी, वो भी इस शाही स्नान करने के लिए दूर दूर से विदेशों से आई हुई थी। ठीक है, और जब भी ये शाही स्नान होता है, जहाँ पर भी होता है, जिस भी जगह होता है भारत देश में, विदेशों से साधु संत भी आते हैं और आम जनता भी आती है। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। आगे है, प्राचीन संस्कृति को जानते हुए जवाहरलाल नेहरू को महात्मा बुद्ध, अशोक व अकबर कैसे लगते हैं, कैसे प्रतीत होते हैं। अब प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करने पर वर्तमान में भी जवाहरलाल नेहरू को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश दे रहे हों, और अशोक के स्तंभ व शिलालेख उसकी महानता को उजागर करते हैं। किसकी महानता को उजागर करते हैं? अशोक के स्तंभ व शिलालेख किसकी महानता को, किसकी महानता को? अशोक की महानता को। अब शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख यानी कि पत्थरों पर जो लिखे गए लेख होते हैं, पत्थरों पर जो लिख देते हैं उसको शिलालेख बोलते हैं। और स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है स्तूप। और अकबर आज भी विद्वानों के वाद विवाद द्वारा लोगों की सामाजिक और धार्मिक समस्या को सुलझाने में लगा हो। पदार्थ युगों बाद भी ये सभी चीजें आज भी सजीव प्रतीत होती है। नेहरू जी को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये तीनों जो नेहरू जी ने बताया, महात्मा बुद्ध, ठीक है, आज भी महात्मा बुद्ध के बताई हुई जो बातें हैं, बताए हुए जो प्रवचन है, उनका अनुसरण करते हैं। अशोक के जो स्तंभ व शिलालेख है, उनको हम आज भी देखते हैं। और अकबर अकबर की बात विद्वानों के तौर पे, जब भी विद्वानों की बात आती है, विद्वान महापुरुषों की बात आती है, तो अकबर का नाम लिया जाता है। और जब भी लोगों में आपस में कोई वाद विवाद हो जाता है, सामाजिक या धार्मिक समस्या लोगों के समक्ष आ जाती है, तो वो किसका एग्जाम्पल देते हैं? वो अकबर का ही एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो आगे चलिएगा। भारत के अतीत की झांकी के अवलोकन से नेहरू जी क्या निष्कर्ष निकालना चाहते थे? भारत की अतीत की झांकी के अवलोकन से, अवलोकन क्या होता है? अवलोकन होता है अच्छी तरह से किसी चीज को निहारना, देखना। ठीक है, अवलोकन से नेहरू जी यही निष्कर्ष निकालना चाहते थे कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति
भले ही कितनी प्राचीन हो जाए, लेकिन उसका महत्व हमेशा ही बना रहेगा। वर्तमान भारत की नींव का आधार ही वर्तमान भारत की नींव का आधार प्राचीन संस्कृति व सभ्यता ही रही है। ठीक है, आगे चलिएगा। क्या नेहरू जी का भारत के इतिहास का एक आलोचक की भांति निरीक्षण करना सही था? नेहरू जी का, अब इसका जवाब देखिए। नेहरू जी का भारत के इतिहास का निरीक्षण आलोचक की भांति करना पूर्णतः सही था। देखो, सबसे पहले तो मैं निरीक्षण और आलोचक, ये जो दो शब्द है, इनका अर्थ बता देता हूँ आपको। निरीक्षण क्या होता है? किसी चीज की जांच करना। और जांच पड़ताल कब होती है? जांच पड़ताल सिर्फ उसकी मेरिट या डीमेरिट के आधार पे नहीं होती। खाली या तो मेरिट को लेके चले, या उसके डीमेरिट को, या तो उसके गुणों को लेके चले या दोषों को लेके चले, उसके आधार पर नहीं होती। एक जो अच्छा आलोचक होता है, वो अच्छा आलोचक जब भी किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी जगह की, किसी भी स्थान की, किसी भी व्यक्ति की आलोचना करता है, वो जब आलोचक का काम वो आलोचक जब किसी भी इनमें से किसी भी वस्तु या पदार्थ की आलोचना करता है, तो वो उसका कर्तव्य बनता है कि वो उस वस्तु के गुण और दोषों को समान दृष्टिकोण से देखे, इक्वल देखे, समानता के आधार पे लेके चले दोनों को, उसके गुणों को भी, उस चीज के गुणों को भी, और उसके अवगुणों को भी, यानी कि मेरिट और डीमेरिट दोनों को साथ में लेकर चलना ही आलोचक का काम है। और तभी वो उसका अच्छे से निरीक्षण कर सकता है, तभी वो उसका अच्छे से क्या कर सकता है, उसका उसकी आलोचना कर सकता है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न में देखिए, नेहरू जी भारत के इतिहास का निरीक्षण आलोचक की भांति करना पूरी तरह से सही था नेहरू जी का, क्योंकि नेहरू जी ने जो भारत के इतिहास का निरीक्षण आलोचक की भांति किया है, वो पूरी तरह से सही था। क्योंकि नेहरू जी अपनी विद्वता के कारण इस भारत से भली भांति पूर्वक परिचित थे, और जीवन में सकारात्मक व नकारात्मक पहलू साथ साथ चलते हैं, ऐसा नेहरू जी मानते थे। ठीक है, इसी आधार पर वे भारत के इतिहास के सही व गलत दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहते थे। ठीक है भाई, ये इस अंश से ये जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं दूसरे अंश से, भारत की शक्ति और सीमा से। अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें देखते हैं भारत की शक्ति के स्रोतों के पतन के प्रमुख कारण क्या रहे होंगे। यानी कि भारत की जो ताकत है, उसके जो स्रोत है, वो स्रोत कैसे खत्म हो गए, उसके क्या कारण थे, उसके खत्म होने के, भारत की ताकत के खत्म होने के क्या कारण रहे होंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ है, जैसे सबसे पहले भारत तकनीकी दौड़ में लगातार पिछड़ता जा रहा था। भारत तकनीकी दौड़ में लगातार पिछड़ रहा था। दूसरा, भारतीयों में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी भी देखने को मिले, ऐसा नेहरू जी ने निरीक्षण किया है। फिर तीसरा, लोगों में आगे बढ़ने की लालसा व परिश्रम की जो रुचि थी, वो लोगों के अंदर कम हो गई थी। ठीक है, चौथा, अनुकरण पद्धति बढ़ती जा रही थी। अनुकरण पद्धति क्या होता है? अनुकरण पद्धति होता है किसी की नकल करना, किसी के बताए गए पद चिन्हों पे चलना। जैसे मान लीजिए, फॉरेन में, विदेशों में कुछ किसी चीज का आविष्कार कर दिया किसी देश ने, रूस ने, चाइना ने, और सेम नकल हम क्या करते हैं, हम भी वैसा ही, मान लीजिए कोई भी है, कोई मिसाइल बना दी, सेम वैसी मिसाइल हम बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अनुकरण। उसे क्या नाम दिया जाता है? अनुकरण का नाम दिया जाता है। आगे देखिए, कार्य करने की बजाय कार्य करने की बजाय साहित्य को ज्यादा बढ़ावा देने लग गया भारत देश। ये भी एक इसके पतन का प्रमुख कारण रहा है, भारत की ताकत के पतन का प्रमुख कारण रहा है। क्योंकि आजकल आप देखोगे, साहित्य की ओर ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं। फिर
संकीर्ण, एक जो जकड़ी हुई जो मानसिक रूढ़िवादिता थी, जो मानसिक धारणाएं थी, वो लगातार भारत देश में बढ़ रही हैं। और फिर भारत गतिहीनता व जड़ता की ओर भी बढ़ने लगा। और भारत देश के लोगों की जो आस्थाएं मूर्ति पूजा की ओर ज्यादा बढ़ गई। भारत देश के लोगों की जो आस्था है वो मूर्ति पूजा की ओर ज्यादा बढ़ गई। ये भी भारत देश के शक्ति के पतन का सबसे प्रमुख कारण रहा है। क्योंकि विदेशों में क्या है, विदेशों में आप देखते हो मूर्ति पूजा पर ही ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। वो क्या करते हैं, वो साइंस पर विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, वो आज की जो टेक्नोलॉजी है उस पर विशेष ध्यान रखते हैं, नए नए आविष्कारों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या नाम है, लेकिन भारत देश उसके बिल्कुल ही विपरीत है। आज अब ये जो बीमारी चल रही है, इस समय ये कोरोना नामक बीमारी जो चल रही है, अब आज के समय में आप देखोगे इस दौर में, एट प्रेजेंट टाइम, आप देखोगे आपके अड़ोसी पड़ोसी को बुखार हो जाता है, लगभग क्या निकल के आता है, या तो कोरोना जब भी टेस्ट कराते हैं, या फिर टाइफाइड। और क्या करते हैं, इस टाइफाइड का यानी कि मोती जारा जो हो जाता है, क्या करते हैं हम, वह 1-2 दिन तो दवाई लेंगे, और अगर दवाई से आराम हो जाता है तो ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारा अड़ोसी पड़ोसी ये बता देता है ना कि भाई उस जगह पर ऐसे ऐसे झाड़ फुंकार होता है, इस उनका क्या नाम है, ये टाइफाइड का, तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही वहाँ वहीं चले जाते हैं और जड़ फुंकार से अपने आप को ठीक होने की एक उम्मीद लगा बैठते हैं। ठीक है, लेकिन विदेशों में उसी बीमारी को का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसी बीमारी का ट्रीटमेंट दवाइयों से साइंस अपने तरीके से करती है। झाड़ फुंकार को इतना विशेष ध्यान विदेशों में नहीं देते, विदेशी नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य कारण रहे हैं, भारत की ताकत के पतन के प्रमुख जो कारण रहे हैं, जो मुख्य कारण रहे हैं, यही हैं। ठीक है, तो 8 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अगर पेपर में आ जाए तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलिएगा। एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे निकला और क्यों? एशिया की ताकत कम होने पर यूरोप ने प्रगति की, क्योंकि उसने तकनीकी विकास की ओर ज्यादा अपने जो कदम है वो ज्यादा बढ़ा लिए थे। ठीक है, शक्ति पावर शक्ति पाकर यूरोप ने क्या किया? शक्ति पाकर यूरोप ने जो पूर्व के देश हैं, पूर्व के देशों पर, अधिकांश पूर्व के देशों पर अपना अधिकार, अपना स्थायित्व जमा लिया, अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, अपना अधिकार जमा लिया उन देशों पर। आगे चलिएगा। भारतीयों ने स्वयं सक्षम होते हुए भी अनुकरण पद्धति क्यों अपनाई? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये इसमें, कि भारतीय खुद इतने सक्षम है किसी भी काम वो ये बनेगा। भारतीयों में सक्षमता होते हुए भी नवीन करने की चाह और परिश्रम कम हो गया है। क्योंकि हम भारतीय क्या चाहते हैं, हम भारतीय चाहते हैं पका पकाया खाना, पकी पकाई चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पकी पकाई चीज को। हम खुद मेहनत करने की कोशिश नहीं करते। अब मान लीजिए कोई भी है, आप देखते भी हो कुछ के अध्यापकों की, कुछ टीचर्स की भी आप देखते भी होंगे कि क्या करते हैं, दूसरे सेक्शन के से नोटबुक मंगवा लेते हैं और उसी नोटबुक में से क्वेश्चन आंसर उतरवा देते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं। देखते हो ना कई बार, चाहे साइंस की है, मैथ की है, हिंदी की है, जीके की है, कुछ भी है। और ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूलों में भी, एडेड स्कूलों में भी, प्राइवेटों में भी बहुत कुछ ऐसा होता है। और ये खाली में टीचर्स की बात नहीं है,
अगर शोध कार्य की बात आ जाए, अगर कोई विद्यार्थी पीएचडी करता है, एमफिल करता है, एमएड करता है, ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी को शोध कार्य दिया जाता है तो वो भी क्या करता है, एक दो किताब पढ़ेगा, दो चार किताबें पढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, एक कुछ पॉइंट कहीं से निकाल लेगा, कुछ वो क्या करेगा, किसी की नकल, अगर किसी वो वही सेम टॉपिक अगर उसी टॉपिक पर अगर किसी ने कार्य किया हुआ है, शोध कार्य किया हुआ है, तो उसी में से दो चार शब्दों को उल्टा पलटी लगा के और वही ज्यों का त्यों टेप देता है। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम उसमें किसी भी काम में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम ये जो विदेशों की जो अनुकरण पद्धति है, इस अनुकरण पद्धति को क्या करते रहेंगे, इसे अपनाते रहेंगे। और जिस दिन हमने मेहनत करनी शुरू कर दी, इंटरेस्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो उसी दिन हम दूसरे देशों के इस अंधानुकरण पद्धति को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे, और खुद नई नई चीजों का आविष्कार करना शुरू कर देंगे। अब आप देखते भी हो, भारत देश में है ना, नॉलेज की कमी नहीं है, बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है। भारत देश में एक से एक महापुरुष मिलेगा, एक से एक बुद्धिजीवी प्राणी मिलेगा इस भारत देश में। और कई बार आप देखते भी हो, वीडियो पे, इस पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे, जिस चीज को करने में बड़े बड़े महारथी फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और कई बार तो एक जुगाड़, जो जुगाड़ शब्द है, उस जुगाड़ से ऐसा सामंजस्य, ऐसा तालमेल बैठा लेते हैं कि वो एक तरह से उनके लिए एक नई खोज आ जाती है। अभी हाल ही की बात बताएं आपको, 3-4 दिन पहले की बात है, राजस्थान में जयपुरी, पता नहीं जोधपुर की बात है, वहां पर एक 2.5-3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया, और वहां पर जो आजकल की ये जो तकनीकी चीजें चली हुई हैं, इनसे उस बच्चे को उस बोरवेल से निकालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के जो बुजुर्ग थे, बुजुर्गों ने क्या किया, वहाँ के बुजुर्गों ने 3 पाइप लिए, प्लास्टिक के 3 पाइप, और उसमें जुगाड़ बना के, और वो 3 पाइप करीबन बच्चा 90 फीट के नीचे था, और उस 3 पाइपों को आपस में जोड़ के बांध के, और प्लास्टिक के 3 पाइपों को, और उस बच्चे को उसमें उस बोरवेल से जीवित निकाल लिया। तो ऐसे ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे ऐसे जो बुद्धिजीवी, महाबुद्धिजीवी प्राणी है, वो भारत देश में ही है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि भारत देश में बुद्धि की कमी है। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। भारतीयों ने किन संकीर्ण धारणाओं को अपनाया हुआ है? भारतीयों ने जो संकीर्ण धारणा को अपनाया हुआ है, संकीर्ण क्या होता है, संकीर्ण होता है जकड़ी हुई, और धारणाएं क्या होती है, विचारधारा, सोच। एक तो महासागरों को पार न कर पाना, दूसरा मूर्ति पूजा की ओर हम लगातार अपने कदमों को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, नई नई चीजों का साइंस की ओर इतना विशेष ध्यान नहीं देते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसकी ओर ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं, मूर्ति पूजा की ओर विशेष ध्यान देते हैं। अभी करंट का एग्जांपल बताऊं, जो ये महामारी चली हुई है कोरोना नामक, अब जो देहात के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो डरते हैं वैक्सीन लगवाने से। वो उनके अंदर एक सोच पैदा हो गई, नहीं भाई, गांव के ये जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, इन्हीं से ट्रीटमेंट करवा के ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल में जाते नहीं। ये कहावत बनी हुई है, हॉस्पिटल में जो गया तो ये सोच लीजिएगा वो जीवित नहीं लौट कर आएगा। ठीक है, ऐसी धारणाएं लोगों ने मनगढ़ंत धारणाएं बना ली है, मनगढ़ंत धारणाएं लोगों ने बना ली है। लेकिन इसके विपरीत भी है, प्रतिदिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविजन पे भी देखते हैं, इंटरनेट पे भी, वीडियो पे भी, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, इतने लोग स्वस्थ हो गए, इतने लोग, क्या नाम है, आज ही न्यूज़पेपर में आया हुआ है, हरियाणा में जो 50,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, अभी तक वो 50 के 50 में से कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई, सभी के सभी स्वस्थ हुए।
2-4 दिन क्या हुआ, 2-4 दिन तो बीमार हुए, लेकिन उन्हें वो ठीक हो गए और दोबारा से वो, अगर जिन्होंने वैक्सीन लगवाई अगर वो किसी के संपर्क में भी आए हैं, तो वो संपर्क में आने वाले व्यक्ति को वो संपर्क में आने वाला जो व्यक्ति वो संक्रमित नहीं हुआ है। ये इस तरह की जो धारणाएं हैं, जब तक हम नहीं बना पाएंगे, तब तक भारत देश निरंतर क्या होता रहेगा, पीछे ही जाता रहेगा। ठीक है, भारत देश की जो ताकत है वो निरंतर कमजोर होती जाएगी। आगे चलिएगा, भारत की शक्तियों का ह्रास होने पर भी लेखक का क्या मत है। भारत की शक्तियों का ह्रास होने पर भी लेखक का क्या मत है। तो भारत की शक्तियों का पतन होने पर भी लेखक का यही मत है कि भले ही भारत का प्राचीन भारी ढांचा ही शेष बचा हो, लेकिन उसके अंदर निरंतर बदलाव आते रहे हैं, और यही कारण है कि भारत ने अपना अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं खोया है। उसकी निरंतरता सदैव ही बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि प्राचीन और नई नए में सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल बैठाना, प्राचीन संस्कृति में और नई जो हम संस्कृति निरंतर क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं अपनी तरफ से, या फिर लोगों को देखकर या पाश्चात्य देशों को की संस्कृति को जो अडॉप्ट कर रहे हैं, इन दोनों में आपस में क्या बनाना, तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना, प्राचीन को भी ना बोले और आधुनिकरण को भी हम स्वीकार करें। ठीक है, यानी कि पुराना को भी बनाए रखें और नए विचारों को भी हमें क्या करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, अपने नए विचारों को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरे अंश से ये प्रसन्न है। अब बात आती है तीसरे अंश पे, भारत की तलाश से। अब इस पे चलते हैं। ठीक है भाई, नेहरू जी ने सबसे पहले देखिएगा, नेहरू जी ने भारत की तलाश किन किन साधनों से करनी चाहिए होगी। नेहरू जी ने भारत की तलाश निम्नलिखित साधनों से करनी चाहिए होगी। उसमें नेहरू जी ने भारत की तलाश को खोजने के लिए पुस्तकों का, प्राचीन स्मारकों का, प्राचीन संस्कृति। भारत की दशा उस समय क्या थी। उस समय भारत उस समय भारत में भयंकर गरीबी फैली हुई थी, लोगों की दशा बहुत ही बुरी थी, और अंग्रेजी शासन के दबाव में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और मध्यम वर्ग आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आगे चलिएगा, भारतीय संघर्ष के नेतृत्व हेतु नेहरू जी किन की ओर देखते थे और क्यों देखते थे। भारतीय संघर्ष हेतु नेहरू जी मध्यम वर्ग की ओर देखते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यही एक ऐसा वर्ग है जो बदलाव कर सकता है, और ये अंग्रेजी ढांचे का संचालन अपने हिसाब से स्वयं करने में विश्वास रखता है। आगे चलिएगा, बुद्धिजीवियों के समक्ष कैसे भारत की तस्वीर आई होगी। बुद्धिजीवियों के समक्ष ऐसे भारतीयों की तस्वीर आई होगी जो भारत के वास्तविक मूल्यों को पूरी तरह से भूल चुके होंगे, जिन्होंने भारतीय के वास्तविक मूल्यों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया होगा। आगे चलिएगा, नेहरू जी ने भारत की तलाश क्यों करनी चाहिए होगी। नेहरू जी ने भारत की तलाश इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि नेहरू जी को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिनमें भारत के वास्तविक मूल्यों की झलक नहीं मिलती थी। इसलिए उन्होंने भारत की तलाश करके फिर से इस मूल्यों को जनता के सामने लाकर खड़ा। नेहरू जी के हृदय का दर्द क्या रहा होगा। नेहरू जी के हृदय का दर्द यही रहा होगा कि नेहरू जी जानते थे कि भारत अपने में भी सभी विशेषताएं होते हुए भी आधीनता का जीवन व्यतीत कर रहा है, यानी कि गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहा है भारत देश। ठीक है, जबकि भारत देश के लोगों में वो सभी गुण विद्यमान है, हर एक काम को करने में ये एक्सपर्ट है, सक्षम है,
लेकिन फिर भी हम गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उसे बार बार असफलता और कमजोरियों का मुंह देखना पड़ रहा है। ये उनके हृदय का एक दर्द रहा होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत की ग्रामीण जनता क्यों विशेष थी? भारत की ग्रामीण जनता इसलिए विशेष थी क्योंकि भारत का अधिकांश भाग गांव में निवास करता है और गांव भारत के आधार थे। भारत के वास्तविक मूल्यों की झलक गांव में ही देखने को मिलती है। नेहरू जी ने भी यही कहा है कि जो बात गांव में है वह मध्य वर्ग में नहीं है। आगे चलिए, अंतिम है, अंतिम करेंगे इस अंश से कि नेहरू जी ने भारतीयों से बहुत अपेक्षाएं क्यों रखी होंगी। नेहरू जी ने भारतीयों से बहुत अपेक्षाएं, बहुत उम्मीदें इसलिए रखी होंगी क्योंकि भारतीय 200 वर्षों से गुलामी और गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। कमियों और कष्टों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और इस तरह से उन भारतीयों ने अपने बारे में सोचना, भारतीय अपने बारे में सोचना बिल्कुल ही भूल गए थे कि अपने विकास के बारे में, अपने देश के बारे में बिल्कुल ही सोचना भूल गए थे। ऐसे में वे भी पाते थे कि बहुत से ऐसे मूल्य हैं जो आज भी इस भारत देश में विद्यमान है। कौन ऐसा जानते थे, कौन है इन बातों से परिचित थे? भारतीय और नेहरू जी इन बातों से भली भांति पूर्वक परिचित थे। ठीक है भाई, ये 3 अंशों के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। बाकी करेंगे कल। अब आप में से किसी को, किसी भी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। चलिए भाई, पूछना है, बोलो सांची, बोलिए बेटा। सांची भाटिया बोलिए आप। राजन बच्चों को लो।